हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाकू खिलाड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे डोपिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में। इस टॉपिक से लगभग सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम इस वीडियो में डोपिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को ईजिली डील कर पाएँ। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ डोपिंग। Doping means athlete taking illegal substance to make their performance better. Means कोई भी खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जो इलीगल सब्सटेंस लेता है वो डोपिंग के अंडर में आता है। एंटी डोपिंग एजेंसी ने ये 8 पॉइंट दे रखे हैं जिससे कि हम कोई भी प्लेयर डोपिंग में आएगा। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इज एन एथलीट सैंपल। अगर एथलीट के सैंपल में प्रोहिबिटेड सब्सटेंस की प्रेजेंस पाई गई तो वो उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आएगा। दूसरा है यूज़। अगर वो यूज़ करता है या अटेम्प्ट टू यूज़ करने की कोशिश करता है इन प्रोहिबिटेड बैंड सब्सटेंस को तो डोपिंग की कैटेगरी में वो आएगा। तीसरा रिफ्यूजिंग। अगर वो रिफ्यूज़ करता है अपना सैंपल सबमिट करने को तो फिर भी वो डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन है फेल्योर टू फाइल एथलीट फेयर अबाउट इंफॉर्मेशन एंड मिस टेस्ट। अगर वो टेस्ट देने में डोप टेस्ट देने में फेल हो जाता है या फाइलिंग में फेल हो जाता है तो भी वो डोपिंग में की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है टेम्परिंग। अगर वो डोप टेस्ट के साथ छेड़छाड़ करता है जो उसका सैंपल लिया गया है तो भी वो डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है पजेशन। मीन्स अगर वो पजेशन रखता है या दखल देता है मेथड्स और सब्सटेंस में तो भी वो डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है ट्रैफिकिंग। मीन्स तस्करी। अगर वो इन बैंड सब्सटेंस का तस्करी करते हुए पकड़ा गया या करता है तो वो डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रिंग। मीन्स अगर वो किसी को सलाह देता है ड्रग्स लेने की, जैसे कोच या प्लेयर या पेरेंट्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार तू ये ले ले अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, तो वो भी डोपिंग की कैटेगरी में आएगा। आइए जानते हैं डोपिंग की कहाँ से लिया गया। डोपिंग में डोप वर्ड ये डच वर्ड है जो कि लिया गया डीओपी डोप से। ये डोप पुराने ज़माने में, पुराने मीन्स 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जुलू ट्राइब होते थे, वो अल्कोहल लेते थे अंगूर की अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए युद्ध में। एक्चुअली वो ऐसी ट्राइब होती थी, अफ्रीकन ट्राइब, जो कि आर्मी के लिए ही बनी थी। मीन्स वो 19 एज से 40 एज तक उस ट्राइब के लोग सोल्जर बनते थे। तो वो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, युद्ध परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अंगूर की शराब बनाते थे और उसे पीते थे। तो वहीं से ये डोप वर्ड लिया गया है, डोपिंग। आइए हम इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। डोपिंग और ड्रग्स कोई नई नहीं है, स्पोर्ट्स में बहुत पहले से चली आ रही है। पहली डोपिंग की घटना प्राचीन ओलंपिक में फिलेस्ट्रॉस एंड ग्लेसियस के द्वारा दर्ज की गई थी। डोपिंग के लिए फर्स्ट रूल आईएएफ के द्वारा 1928 में बनाई गई। बहुत से आर्म्ड फोर्स अपने सोल्जर को एम्फिटामाइन जो कि स्टिमुलेंट होता है वो देते थे जिससे उन्हें थकान कम हो और उनको चोट से राहत मिले, और स्टिमुलेंट उनके लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती थी। तो आप देख रहे हैं कि डोपिंग बहुत पहले से ही चला आ रहा था। और इसके हिस्ट्री के और बारे में जानते हैं। 1966 में साइकिलिंग और फुटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन डोप टेस्ट लेकर आई, पहले डोप टेस्ट नहीं था। 1966 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बैंड प्रोहिबिटेड ड्रग्स की लिस्ट जारी की। पहले इसकी कोई लिस्ट नहीं थी कि ये नहीं लेना है वो नहीं लेना है, तो उन्होंने 1967 में लिस्ट जारी की कि ये सब्सटेंस प्लेयर को नहीं लेना है। 1968 में
ओलंपिक जो मैक्सिको में हुआ था, उस ओलंपिक से ड्रग टेस्ट होना शुरू हुआ। 1970 तक सारी फेडरेशन ड्रग टेस्ट स्टार्ट कर दी थी। 1974 में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का टेस्ट बना, क्योंकि उस टाइम पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए उसका टेस्ट उस टाइम बढ़ा। डोपिंग में धीरे धीरे नए नए सब्सटेंस आते रहते हैं, तो फिर जब वो इनके संज्ञान में आता है तो फिर फेडरेशन इनको बैन या रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालती रहती है। इसके अलावा मैं आपको ओलंपिक गेम्स में डोपिंग के एग्जाम्पल बता दूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओलंपिक में पहला डोप केस मिला था 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में, जिसमें अमेरिकन मैराथन जिसका नाम है थॉमस हिक्स ने डोप किया था। उसने ब्रांडी में कुछ स्टिमुलेंट को मिक्स किया था, तो पहला केस ये था। देन 1920 एंटवर्प बेल्जियम में जो है उस ओलंपिक में अमेरिकन 100 मीटर स्प्रिंटर चार्ली पेडॉक, इन्होंने भी डोपिंग का वो किया था। इन्होंने एग में सब्सटेंस मिलाया था। देन 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में सोवियत रशियन, उस टाइम जब सोवियत रसिया होता था, इनके वेट लिफ्टर जो टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड उसको इन्होंने लिया था। 1960 रोम ओलंपिक्स में पहली डोपिंग से मौत हुई थी। उनका नाम था न्यूट जेनसेन, डेनमार्क के साइकिलिस्ट थे। इनका डेथ ऑन रोड हुआ था, मीन्स जब ये साइकिलिंग कर रहे थे उस टाइम पे गिरे और मर गए। तो रिपोर्ट से पता चला कि इन्होंने एम्फेटामाइन स्टिमुलेंट लिया हुआ था। आगे है नेक्स्ट 1968 मैक्सिको ओलंपिक में फर्स्ट डोप टेस्ट में हैंस गनर जो स्वीडन के पेंटाथलीट थे, डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, फिर इनसे ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया गया था। तो ये थी डोपिंग की हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे किन किन स्पोर्ट्स में डोपिंग का यूज प्लेयर के द्वारा किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं हाइट स्पीड एंड पावर टाइप गेम में, इसमें हम प्लेयर्स डोप करते हैं। वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग, स्प्रिंट, डिस्टेंस इन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, इन सब गेम्स में हमें डोपिंग देखने को मिलता है, या प्लेयर ट्राई करते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इन प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को लेकर। स्पोर्ट्स विथ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ एंडोरेंस, जिसमें एंडोरेंस की नीड होती है, उसमें भी प्लेयर डोपिंग करते हैं। कुछ गेम्स होते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, इनमें भी प्लेयर सब्सटेंस, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस लेके अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हार्ड कोऑर्डिनेशन गेम्स जो होते हैं, हाई जंप, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, इसमें भी लेते हैं। सिंगल कॉम्बैट में जहाँ पे बॉडी कॉम्पैक्ट होता है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, इनमें भी प्लेयर्स डोपिंग के जरिए अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू एथलीट टेक ड्रग्स? एथलीट ड्रग्स क्यों लेते हैं? इग्नोरेंस अबाउट ड्रग्स, या तो ड्रग्स को इग्नोर करते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एमेच्योरिज्म टू प्रोफेशनलिज्म, मीन्स प्लेयर पहले अपने शौक के लिए खेलता है, एमेच्योरिज्म होता है, फिर उसके बाद वो व्यवसाय बना लेता है, मनी के लिए खेलने लगता है। तो मनी तभी मिलेगी जब आप अच्छे हो, तो उसी अच्छे बनने के चक्कर में प्लेयर डोपिंग और इन सब्सटेंस के सेवन में आता है। नेक्स्ट है नेम एंड फेम फॉर्च्यून, अपने नाम प्रसिद्धि के लिए भी लोग डोपिंग करते हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और वो और आगे आगे बढ़ते जाए, नाम कमाए, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। टू कोप अप विथ स्ट्रेस एंड इंजुरी, कभी कभी प्लेयर अपने तनाव और चोटों से का सामना करने के लिए भी डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो स्ट्रेस फ्री हो। इसमें और भी उनके प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होता है, पीयर्स का, जो उनके साथ के खिलाड़ी हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगर सेम फील्ड से हैं, सेम कंट्री से हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा जा रही है,
तो उनसे आगे निकलने के चक्कर में प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डोप का इस्तेमाल करते हैं। कोचेस का भी प्रेशर होता है कि आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, दूसरे प्लेयर, या आप मीडिया भी देती है कि अब ये प्लेयर हैं, इनसे इस अगले ओलंपिक में मेडल की उम्मीद की जाती है। तो इससे प्लेयर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जिससे वो इन सब्सटेंस की इस्तेमाल की ओर अग्रसर होता है। फैमिली का भी प्रेशर होता है, कंट्री भी चाहिए, कंट्री भी बोलती है देश आपसे गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए। तो प्लेयर फिर इस कंडीशन में अगर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो फिर वो डोप की तरफ, इन सब्सटेंस की तरफ बढ़ता है। तो ये थी प्लेयर डोपिंग क्यों करते हैं। आइए जान लेते हैं हम वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। वाडा स्टेबलाइज हुआ था 10 नवंबर 1999 को। इसका हेडक्वार्टर, ये बना तो स्विट्जरलैंड लुसाने में था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसमें 192 कंट्री हैं और जिनके 570 स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। इन्होंने साइन किया है वाडा के पेज पे। तो आइए देखते हैं फिर। वाडा, इनके प्रेसिडेंट हैं विटोल्ड बंका, वाडा प्रेसिडेंट। ये पोलैंड के रहने वाले हैं। ये भी 400 मीटर स्प्रिंटर हैं। अभी बहुत ही कम एज के 35 इयर्स के हैं। अब तो ये पॉलिटिशियन है। नेक्स्ट है नाडा। आप हमारी कंट्री की ये एसोसिएशन एंटी डोपिंग के अगेंस्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नेहरू स्टेडियम में है। ये बना था 24 नवंबर 2005 को। इसके चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मीन्स जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है। और इसके सीईओ होते हैं, वो इसकी पूरे कार्यकारी वो देख रेख करते रहे। और बहुत से दोस्तों को इनमें डाउट होता है कि नाडा 2002 में बना था। नाडा 2002 में नहीं, 2005 में ही आधिकारिक तौर पे बना था। मैं इसका आपको बता देता हूँ नाडा का और क्लियर कर देता हूँ। नाडा 24 नवंबर 2005 को बना। नाडा, इसमें नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी हुआ करती थी पहले, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी थी। ये 1990 में बना था। उस टाइम ये जितने भी गतिविधियां होती थी डोप के रिगार्डिंग, ये उसको हैंडल करती थी, अभी भी करती है। तो 1990 में साई के अंडर में ये था ऑटोनोमस बॉडी। फिर ये 2002 में मॉडर्नाइज हुआ, मीन्स मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इनकी लेबोरेटरी, इनका रिसर्च सेंटर बना 2002 में। वो इसलिए बना क्योंकि वो वाडा से और आईओसी से अपनी कंट्री का जो एसोसिएशन एंटी डोपिंग का है उसको उसकी आधिकारिकता मिल सके। इसलिए 2002 में इन्होंने मॉडर्न किया कि जिससे कि आईओसी और वाडा से एक्रेडिटेशन ये प्राप्त कर सके। तो 2002 में ये मॉडर्नाइज हुआ था हमारा क्या, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। और 2005 में नाडा फॉर्म्ड हुआ। नेक्स्ट है डोप टेस्टिंग। इट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन रूटीन बेसिस फॉर ऑल स्पोर्ट्स पर्सन। ये सभी प्लेयर को रूटीन बेसिस है कि उसको डोप टेस्ट देना है। ये जरूरी नहीं कि सभी का डोप टेस्ट हो, जो ये कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं डोपिंग के, तो ये और जो इनकी मेंबर्स होते हैं कमेटी के, ये परफॉर्मेंस देखते हैं प्लेयरों की, जो लास्ट ईयर विनर हैं उनकी, या किसी की अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आ गई हो, या किसी कोई लगता है अगर प्लेयर दूसरे कंट्री के प्लेयर अपोज कर रहे हैं तो ये डोप टेस्ट करते हैं। और इनको जब भी करें, कंपटीशन से पहले करें या कंपटीशन के बाद करें, तो प्लेयर इसको डिनाई नहीं कर सकता है। डोप टेस्ट में दो होता है, सैंपलिंग लिया जाता है इसमें, एक यूरिन सैंपल लिया जाता है और एक ब्लड सैंपल। यूरिन सैंपल भी मेन में यूरिन से ही पता चलता है। यूरिन सैंपल 2 कंटेनर में ये मांगते हैं सैंपलिंग के लिए। इसमें सैंपलिंग ऑफिसर होता है उसकी देखरेख में, और सैंपलिंग ऑफिसर भी सेम जेंडर का होना चाहिए। अगर मेल प्लेयर है तो
सैम्पलिंग ऑफिसर भी मेल होना चाहिए। सैम्पलिंग ऑफिसर के ऊपर कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं। तो ये सैंपल कलेक्ट करते हैं, प्लेयर्स खुद अपना यूरिन लाते हैं। तो इसमें 2 कंटेनर होता है, एक में 50 ml लाना होता है, दूसरे में 25 ml लाना होता है। इसकी जांच, फिर वो सैंपल को, ये सैंपल प्लेयर को ध्यान देना चाहिए कि सील्ड होना चाहिए पहले से, और प्लेयर की देख रेख में ही दोबारा सैंपल लेने के बाद भी सील्ड होना चाहिए। फिर सैंपल में चेकिंग होती है कि कौन से डोपिंग की मात्रा पाई गई कि नहीं पाई गई। तो इसमें अगर जैसे कैफीन हमें पता करना है, इसका एक कट ऑफ होता है सारे सब्सटेंस का। तो अगर हमें कैफीन पता करना है यूरिन में, तो ये 10 to 12 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से अधिक यूरिन में पाया गया तो उसका डोप पॉजिटिव आएगा। इसी तरह, और ब्लड सैंपल जो नॉर्मल हमारा ब्लड सैंपल होता है, सिरिंज से ब्लड लेके और ब्लड सैंपल लेते हैं, इसमें ये ईपीओ देखते हैं, इरेथ्रोप्रोटीन लेवल एंड आयरन लेवल देखते हैं। इस तरह से हमारा ये डोप टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग। हम परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के 6 ड्रग्स हैं जो कि इस प्रकार है: एनाबॉलिक स्टेरॉइड, नार्कोटिक, स्टिमुलेंट, बीटा ब्लॉकर, पेप्टाइड हार्मोन्स, ईपीओ मीन्स ब्लड डोपिंग, ड्यूरेटिंग। तो आइए एक एक करके हम सभी सब्सटेंस के बारे में जानते हैं। पहला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये प्लेयर या स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सब्सटेंस है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का नाम एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड, AAS भी इसको कहते हैं। ये मुख्यतः नेचुरल मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसे ओरली या इंजेक्शन दोनों तरह से ले सकते हैं। They are used to enhance body building and to improve the athletic performance। ये हमारा मसल मास और स्ट्रेंथ के लिए होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक्चुअली ये मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ही होता है। इसको लोग लेते हैं, प्लेयर लेते हैं अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। इससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ज़्यादातर वुमेन्स प्लेयर भी लेती हैं मेल हार्मोन्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ये पहले भी बताया, ये मसल साइज और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव होता है। तो इसका उस गेमों में यूज होता है जहाँ पे पावर चाहिए, जैसे वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, जूडो। इन गेमों में प्लेयर्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे एंड्रोस्टेनेडियोल, एंड्रोस्टेनेडियोन, डानाजोल, मिथाइलन टेस्टोस्टेरोन, नांड्रोलोन, स्टेनोजोल। वाडा ने इनको अपनी प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल रखा है। नेचुरल, ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जो नेचुरल है, मेल हार्मोन्स है। सिंथेटिक मीन्स इसका सिंथेसाइज, इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं, इसका सिंथेटिक फॉर्म, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं इसको, वो होता है जो कि ये इजीली टेस्टिंग में पाया जा सकता है। अब हम इफेक्ट देख सकते हैं फीमेल के ऊपर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का। अगर फीमेल लेती हैं प्लेयर तो क्या इफेक्ट होगा, उनकी हेयर ग्रोथ, उनके फेस पे हेयर आ जाता है, हॉर्सनेस, उनकी आवाज़ भारी भारी हो जाती हैं जेंट्स की जैसी, फीटल डिफेक्ट्स, उनके अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके अंदर भ्रूण उनका नष्ट हो सकता है या वो उनमें उसमें डिफेक्ट आ सकता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है आगे पीछे, लीवर एंड किडनी डैमेज, लीवर और किडनी को डैमेज कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, इसके हाई ब्लड प्रेशर, इसलिए ये लेने से हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। अब इसके जनरल इफेक्ट हैं, जैसे डिप्रेशन, पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है, एग्रेशन, वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, नेचर उसका एग्रेसिव, बाद में गुस्सा करता है, मूड स्विंग इंक्लूडिंग फियर, मीन्स उसको एक बीमारी होती है पागलपन की, या हम डिफॉर्मिटी बोल सकते हैं, वो उसको हो जाता है
उसको कभी लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, मैं किसी के निगरानी में हूँ, इस टाइप की उसको डिफॉर्मिटीज हो जाती है। हेडेक बना रहता है। ग्रोथ ऑफ अंडर आर्म हेयर, ये अनवांटेड हेयर्स आते हैं। लीवर डैमेज, ये सारे इफेक्ट हैं टेस्टोस्टेरोन के। नेक्स्ट है ड्यूरेटिक। ड्यूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट ड्यूरेसिस। ड्यूरेसिस मीन्स लॉस ऑफ वाटर और फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। इसको हम वाटर पिल्स या मास्क भी बोलते हैं। ड्यूरेटिक जो हमारी बॉडी को क्या, मेक योर बॉडी एक्सक्रीट फ्रॉम फ्लूइड एज यूरिन। ये हमारे बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड, तरल पदार्थ निकालता है यूरिन के रास्ते से। तो ये इसका यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे तुरंत वेट लॉस करना हो। ये 24 to 48 आवर्स में 30 to 35% वेट लॉस इससे हो सकता है। इसका यूज ज़्यादातर उस गेम में होता है जहाँ पे वेट कैटेगरी चाहिए, जैसे रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग। तो ये कंपटीशन होने से पहले वेइंग होता है, तो प्लेयर क्या करते हैं, वो ये ड्यूरेटिक सब्सटेंस ले करके, ड्रग्स ले करके अपने वेइंग के टाइम पे अपना वेट लूज करते हैं, लॉस दिखाते हैं। फिर अगले दिन कंपटीशन होता है, तो तब तक वो वेइंग के बाद 5-6 किलो या उससे ज़्यादा भी वो वेट के हो जाते हैं, लेकिन वो फाइट करते हैं अपने कम कैटेगरी में जो उनका वेइंग हुआ था। तो इसका यूज इस गेम में होता है ऐसे। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। कार्बोनिक, ये वाला जो होता है ये सबसे वीक होता है ड्यूरेटिक्स। इसको ज़्यादातर प्लेयर प्रेफर नहीं करते हैं, इसका केमिकल यूज़ होता है, क्लिनिकली यूज़ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक। ये ऑस्मोटिक में इसमें क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, मतलब ये वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन और फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से। नेक्स्ट है लूप। ये ज़्यादातर क्लिनिकली होता है, लेकिन प्लेयर इसको भी लेते हैं, लूप ड्यूरेटिक। ये हमारे किडनी हेनले लूप होता है उसमें, ये उससे क्या करता है, वहाँ से ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को बॉडी से निकालता है। और क्लिनिकली यूज इसका है किडनी डिजीज, जिसको अगर कोई किडनी की बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो या हार्ट फेल हो रहा है, तो डॉक्टर उसको लूप ड्यूरेटिक प्रेफर करता है। नेक्स्ट है थियाजाइड। ये हाई बीपी का पेशेंट को देते हैं, लेकिन प्लेयर क्या करते हैं, जब उनके बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाती है उस टाइम वो इसको लेते हैं फ्लूइड को निकालने के लिए। लास्ट वन है पोटेशियम स्पेयरिंग। पोटेशियम स्पेयरिंग को ये बिना पोटेशियम लॉस के फ्लूइड निकालता है हमारे बॉडी से। मीन्स हमारे बॉडी से पोटेशियम लॉस नहीं होता, फिर भी फ्लूइड बाहर निकलता है। इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं ड्यूरेटिक के। इसके फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, इसका साइड इफेक्ट है, मीन्स बार बार हमें यूरिन की सेंसेशन होती है। डिहाइड्रेशन हो जाता है। सीवियर पोटेशियम डिफिशियंसी, ये पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लॉस होते हैं, ज़्यादा यूरिन निकलता है तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। एक्सट्रीम वीकनेस, फटीग, कमजोरी आ जाती है। ब्लड विजन, धुंधला सा हमारा जो दृष्टि है, हमारी आँख की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, भूख मर जाती है, वेट लॉस होता है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट है ड्यूरेटिक्स के। नेक्स्ट है नारकोटिक्स एनालिसिस। नारकोटिक एनालिसिस ये अफीम से बनता है, और अफीम पॉपी प्लांट से बनता है। ये देखिए पॉपी प्लांट आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, अफीम पॉपी प्लांट से बनता है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट उस पर करता है, वहाँ से दर्द का एहसास नहीं होने देता है। एक्चुअली पेन किलर होता है, इससे प्लेयर को पेन की फीलिंग नहीं होती है। तो ये हम क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पेन की सेंसेशन जाती है
उसको ये कम कर देती है। तो प्लेयर को जब पेन नहीं होगा उस कंडीशन में भी वो ट्रेनिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेन की अनुभूति नहीं होगी और इससे उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कैडेनिन, ये दोनों नेचुरल होते हैं। हीरोइन जो कि सिंथेटिक होता है। अब देख सकते हैं मॉर्फिन, कैडीन, सिंथेटिक, हीरोइन, ये सारे एग्जाम्पल हैं नारकोटिक एनालिसिस के। अब इसके साइड इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, इस नारकोटिक एनालिसिस का ये एडिक्टिव होता है। अगर इसकी एक बार लत हो गई तो इसकी बार बार तलब उठती है। और इसका साइड इफ़ेक्ट में कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, पर्सन कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं हम। इसमें दर्द का एहसास नहीं होता है। चोट लगने पर भी, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ या कोई इंजरी हुई तो इसमें दर्द का एहसास नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो ये सारा था हमारा नारकोटिक एनाल्जेसिक के बारे में। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट अफेक्ट डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, उनको एक्साइट करता है या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक्साइटमेंट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म रेट को ये हाई कर देता है। इसके एग्जाम्पल है एम्फिटामाइन, कोकीन, कैफीन, एफेड्रीन, रिटालिन, इसमें सिगरेट भी दे रखा है। स्टिमुलेंट जैसे हम कभी हमें थकान महसूस होती है तो चाय पी के फ्रेश हो जाते हैं या कॉफ़ी पी के फ्रेश हो जाते हैं। तो ये चाय, कॉफ़ी, सिगरेट भी एक प्रकार का स्टिमुलेंट है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है। इसके इफेक्ट देख सकते हैं आप, साइड इफेक्ट। रेड्यूस्ड एपेटाइट, ये हमारे भूख को कम करता है। रेस्टलेस स्लीप, नींद में कमी आती है। ड्राई माउथ, हमारा मुंह सूखा सूखा होने लगता है, दांतों की भी दिक्कत आती है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को ये कम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को। कंसंट्रेशन में ट्रबल करता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है। मसल स्टिफनेस, हमारा मसल्स कठोर हो जाता है। एंजाइटी एंड पैरानोविया, चिंता। पैरानोविया वही डिसऑर्डर है जो मैं पहले भी बताया था, पागलपन बोल सकते हैं, या डिसऑर्डर प्लेयर को या जो पर्सन को लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, इस टाइप का उसको एक डर हमेशा होता रहता है। डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन भी उसको आते हैं, आत्महत्या करने की विचार। हार्ट किडनी प्रॉब्लम, इतने सारे इसके स्टिमुलेंट के साइड इफेक्ट थे। अब देखते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर ये एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है जो हाई बीपी का ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअली जितने भी हमारे ये सब्सटेंस है जो हम डोपिंग में प्लेयर लेते हैं, ये सारे मेडिसिन हैं, क्लिनिकली इनका यूज़ है। लेकिन जो प्लेयर हैं ये इसका ओवर यूज़ करके इसको अपने एडवांटेज के लिए लेते हैं। तो इस बीटा ब्लॉकर भी एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है जो क्लिनिकली उसके लिए बना है, इलाज के लिए बना है। माइग्रेन होता है, उसकी ट्रीटमेंट में भी इसको देते हैं। हाई बीपी में देते हैं इसको। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बीटा ब्लॉकर देते हैं। अब गेम्स में बीटा ब्लॉकर का यूज जैसे हार्ट रेट को नॉर्मल करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इससे हाथ और शरीर में कंपन बंद हो जाता है। तो इसलिए इसका यूज़ आर्चरी, शूटिंग, गोल्फ एंड बिलियर्ड्स में होता है, जहाँ पे हमारा हैंड्स आई कोऑर्डिनेशन है। तो इसमें बॉडी में कंपन नहीं होगा, हाथ हमारा स्थिर रहेगा, तो जो हमारा एम है वो सटीक बैठेगा। इसलिए प्लेयर बीटा ब्लॉकर्स को लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एल्प्रीनोलोल, एटेनोलोल, बिटाक्सोलोल, ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं।
जैसा मैंने बताया ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी ये अफेक्ट करते हैं, मसल ब्लड फ्लो को ये कम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्थिर हो जाती है। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे इसके इफेक्ट, माइनर एंड मेजर। माइनर में स्लीपिंग प्रॉब्लम, टायर्डनेस, अनयूजुअल टायर्डनेस, वीकनेस, और मेजर में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्लो हार्ट रेट, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, एंकल फूल जाता है, पैर फूल जाते हैं, और पर्सन मेंटल डिप्रेशन में चला जाता है। इसके साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग में एक्चुअली एथलीट क्या करता है, कंपटीशन से पहले ये ज़्यादातर अपने कम उम्र के लोगों का ब्लड खुद को इंजेक्ट करता है, चढ़ाता है। कम उम्र का इसलिए लेता है क्योंकि उनमें, कम उम्र के लोगों में आरबीसी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी देगा। तो इसमें एथलीट अपने एरोबिक कैपेसिटी को और हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, जिससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ सके। ये 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स ब्लड डोपिंग के। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटीन ईपीओ, इंजेक्शन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर। तो पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। पहला ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन एंड होमोलोगस। ऑटोलोगस मीन्स इसमें एथलीट अपना खुद का ब्लड पहले निकाल लेता है और उसको प्रिजर्व करके रखता है, स्टोर करता है, फिर कंपटीशन नज़दीक आने पर खुद को अपना ही ब्लड फ्यूचर में इंजेक्ट करता है, तो वो होता है ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। होमोलोगस मीन्स इसमें एथलीट किसी और व्यक्ति का ब्लड, जो उसके सेम ब्लड ग्रुप का हो, उसका ब्लड कंपटीशन से पहले इंजेक्ट करता है ताकि उसकी ऑक्सीजन एरोबिक कैपेसिटी बढ़ सके। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटीन ईपीओ। ईपीओ एक हार्मोन्स होता है जो किडनी प्रोड्यूस करती है, और ईपीओ क्या करता है, ये आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। हमारे बॉडी ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है, जिससे कि हमारी प्लेयर की एरोबिक कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन कैरियर। इसमें केमिकल एजेंट को इंजेक्ट करते हैं। एक केमिकल एजेंट होता है जो कि हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये अभी न्यू ट्रेंड है, फर्स्ट केस इसका 2004 में आया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड डोपिंग से कैसे एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है, हीमोग्लोबिन मास बढ़ता है, मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट, मैक्सिमम O2 एक्सट्रैक्शन। अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं ब्लड डोपिंग के। इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस सी, बी एंड HIV ब्लड डोपिंग के रिस्क हैं। फीवर होता है, हाइपरटेंशन, वैसोकंट्रिक्शन। वैसोकंट्रिक्शन मीन्स वेसल्स का कॉन्ट्रिक्शन, मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मीन्स हाई बीपी की प्रॉब्लम राइज होएगी। चेस्ट पेन, किडनी डैमेज, फीवर, हेडेक, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, फिंगर, वेट गेन, ये सारे साइड इफेक्ट थे ब्लड डोपिंग के। आइए बात कर लेते हैं वो ड्रग्स और सब्सटेंस को जो कि बैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड है। पहले तो मैं आपको बता दूं बैंड या प्रोहिबिटेड ड्रग्स या सब्सटेंस क्या होते हैं। बैंड या प्रोहिबिटेड मीन्स बैन फॉर ऑल टाइम, मीन्स इन सबको, जैसे स्टिमुलेंट, नारकोटिक, एनाबोलिक, पेप्टाइड हार्मोन, ड्यूरेटिक, इनको प्लेयर को नहीं लेना है ऑल टाइम। और रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे मैरिजुआना, अल्कोहल, बीटा ब्लॉकर,
कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं टाइम्स के लिए एंड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। ड्यूरिंग कंपटीशन ओनली 12 to 24 आवर्स, ऐसे हम एल्कोहल को कंपटीशन के टाइम पे नहीं लेना है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है 12 से 24 घंटे पहले तक। उसके पहले ले सकते हैं, 24 घंटे के पहले एल्कोहल प्लेयर ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे इनको नहीं लेना है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे बीटा ब्लॉकर्स किसी गेम के लिए है, ये आर्चरी, शूटिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स, इन गेमों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है जी। ये जो हमारा हार्ट रेट और बॉडी को बैलेंस बनाता है, हाथों बॉडी में कंपन कम होता है इससे, तो इसका दूसरे गेम में यूज नहीं है, तो इसलिए इसको कुछ गेमों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ये था बैंड और रिस्ट्रिक्ट ड्रग्स एंड सब्सटेंस। तो ये था डोपिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।